Welcome to all of you. Today I am going to start partial molar properties and chemical potential. What is the partial molar properties and what is the chemical potential? Before this, I want to explain that in thermodynamics, there are some extensive properties and some are the intensive properties. The properties which are depend on the quantity of matter in the system are known as extensive properties. Extensive properties are those properties which depend upon the quantities of the matter contained in the system. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, मास, एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिस्टम में क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, which depend upon the quantity of the matter की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं which depend upon the nature of the matter. For example, surface tension, viscosity, refractive index, specific heat, all these things are examples of intensive properties. So in the partial molar properties, what you can study, the extensive thermodynamic properties like volume, entropy, free energy, etc. is completely determined by the state of the system. Example, temperature, pressure and the amounts of the various constituents present in the system. हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में स्टडी क्या करते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। The extensive thermodynamic properties like volume, entropy, free energy is completely determined by the state of the system. State of the system से हम extensive property को completely रूप से determined कर सकते हैं। अब इसमें मन में आपके क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे कि state of the system क्या होता है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि स्टेट ऑफ द सिस्टम का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम इंप्लाइज कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम का कंडीशंस क्या है। कंडीशंस मीन्स उस सिस्टम का व्हाट इज द टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय व्हिच दे आर फॉर्म्ड। ऑल दीज थिंग्स, इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स, तो दीज आर नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम को कौन गवर्न करेगा। द पैरामीटर्स विच गवर्न सिस्टम आर नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। और मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि स्टेट क्या होता है किसी भी सिस्टम का। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, सिस्टम ए, और उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स हैं जो सिस्टम को गवर्न करते हैं, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है या कंपोजिशंस हैं। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ दैट, गवर्निंग पैरामीटर्स ऑफ दैट सिस्टम। यदि इन चारों में से यदि कोई एक आप चेंज कर दीजिए, किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, ठीक है, तो आउट ऑफ विच इफ वन पैरामीटर्स यू आर चेंज्ड, द स्टेट ऑफ द सिस्टम आर चेंज्ड, or you can say that system becomes in other state. तो this is the state of the system. प्रत्येक सिस्टम का एक स्टेट होता है। स्टेट मीन्स आपको मैं बता चुका हूं, स्टेट मीन्स कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, और कंडीशंस क्या हैं। एवरी सिस्टम इज गवर्निंग बाय टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशंस। फॉर एग्जांपल, यदि आप कमरे में बैठे हुए हैं इस समय, तो आपके रूम का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है, आपका कंपोजिशंस क्या है। ऑल दिस थिंग्स आर द पैरामीटर्स गवर्निंग द पैरामीटर्स द सिस्टम। तो व्हाट इज द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, मैं फिर इसको रिवाइज कर रहा हूँ
The extensive thermodynamic properties like volume, entropy, free energy, मैं extensive thermodynamic properties को भी explain किया हूँ कि those properties which depend on the quantity of the matter in the system, सिस्टम में वह प्रॉपर्टीज जो मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम है, फ्री एनर्जी है, इंट्रॉपी है, ये मैटर के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं वॉल्यूम लेता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ योर रूम्स ऑफ द ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस, इफ यू टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, यू कैन नॉट मेजर द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ दिस रूम का मतलब ये होता है कि जितने उसमें ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स हैं, मे बी मोर देन 1000, मे बी मोर देन 2000, 10,000 molecules present in the one room. So it means that volume is the property which depend upon the quantity of the matter. तो इस पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं कि all these extensive properties are completely determined by the state of the system. इस वन लाइन सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि जितने भी एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं उसको हम सिस्टम के स्टेट द्वारा कंप्लीट रूप से डिटरमाइंड कर सकते हैं। अब मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि स्टेट क्या होता है। स्टेट मीन्स कंडीशंस ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम, एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मीन्स द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। The extensive thermodynamic properties like volume, entropy is also extensive properties. Entropy यदि मेजर करना है किसी आप सिस्टम का, तो किसी एक मॉलिक्यूल से एंट्रॉपी नहीं मेजर करेंगे, उसमें बहुत से क्वांटिटी होना चाहिए मैटर का, तभी एंट्रॉपी मेजर कर सकते हैं। उसी तरह फ्री एनर्जी है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा, इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, तब आपको और समझ में आएगा। You can see this page is visible or not? विजिबल है सर। ठीक है, पार्शियल प्रॉपर्टीज मैं इसको अब रीड कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से इसको। द एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, एंट्रॉपी, फ्री एनर्जी एक्सेट्रा इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब मैं इसको रिवाइज नहीं करूंगा, आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी समझ गए होंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम भी समझ गए होंगे। तो थर्मो जितनी भी एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं उसको हम स्टेट ऑफ द सिस्टम से कंप्लीटली डिटरमाइंड कर सकते हैं, इसमें ही कहा गया है। इफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज टेकन एज या चूजन एज यक्स, हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इफ यू टेक यक्स देन इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज, इस जो सेंटेंस में कहा हूं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यक्स इज द फंक्शन ऑफ टी पी n1 n2 ni। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1? इसका मीनिंग ये, मैथमेटिक्स के भी स्टूडेंट इसमें होंगे, आप लोग जानते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो यक्स है, यक्स मीन्स एनी एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर n1 n2 n3 n4 ni, where n1 n2 ni are the number of molecules of the respective constituents 1 to I of the system। टेम्परेचर, प्रेशर आप सिस्टम का समझ रहे होंगे। n1 मीन्स सपोज दैट इन द सिस्टम इफ देयर आर मेनी एलिमेंट्स, मेनी कंस्टिट्यूएंट्स, तो कंस्टिट्यूएंट्स 1 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, n2 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स 2, n3 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स 3, etc. and so on. ni is the number of molecules, ith elements present in the system। उस सिस्टम में बहुत से भी कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हो सकते हैं। जिस मान लो हम कमरे की स्टडी करना चाहें तो इसमें ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर द
constituents elements or compositions, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 N2 N3 आर दिए गए हैं। When a small change in pressure and temperature of the system as well as the amount of its constituents takes place, then the change dx in the extensive property can be expressed as. So what is the meaning of this? कि if you change small change in temperature, small change in pressure or small change in the number of molecules, तो what is the effect of this change on the extensive property? यदि आप सिस्टम है, टेम्परेचर, प्रेशर और डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करता है, यदि इसमें से आप कोई चेंज कर रहे हैं तो चेंज करने से एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक्स कितना चेंज हो जाएगी, कितना चेंज होगी, उसको हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। dx इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट p n1 n2 dt। इसमें हम करेंगे क्या कि यदि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि कितना चेंज हुआ, तो टेम्परेचर को चेंज करेंगे और प्रेशर N1 N2 कांस्टेंट रखेंगे। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट P N1 N2 Ni dt प्लस यदि P के रिस्पेक्ट में हम स्टडी करना चाहें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा P, अब हम कांस्टेंट में T N1 N2 dP, यदि हम जो कंस्टिट्यूएंट्स 1 है यदि उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम चेंज करना चाहें तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N1 एट कांस्टेंट T P N2 Ni dN1 प्लस इन रिस्पेक्ट टू N2 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N2 dN2 एट कांस्टेंट T P N1 Ni प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा Ni एट कांस्टेंट T P N1 N2 dNi। तो इक्वेशन नंबर 2 ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। इसमें जिसके रिस्पेक्ट में आपको स्टडी चेंज करना हो उसको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ऐसे आप लिख सकते हैं, अदर क्वांटिटी को आप कांस्टेंट रखिए। पी के रिस्पेक्ट में लेना है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी, अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। N1 के रिस्पेक्ट में लेना है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N1, अदर पैरामीटर्स आर कांस्टेंट and so on. The term delta x upon delta N1 at constant T P N2 dash 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 delta x upon delta Ni at constant T P N1 are called partial molar properties and can be expressed by putting a bar over symbol, that is delta x upon delta N1 at constant T P N2 Ni is equal to x1 bar and delta x upon delta Ni at constant Tp N1 N2 is equal to xi bar। तो जो आप ब्रैकेट में क्वांटिटी देख रहे हैं, टर्म्स आर क्वांटिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N1, इसी को हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहते हैं। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N1 या डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी, all these terms are known as पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं तो कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग ए बार ओवर सिंबल। जो सिंबल है, मान लीजिए x1 एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आप लिए हैं तो x1 उसके ऊपर बार आप रेज कर देंगे, आप देख सकते हैं x1 बार मीन्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ x with respect to component 1। ठीक है, तो इसी को हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज कहते हैं। और कैसे इसको हम इसको लिखेंगे, कैसे शो करेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है, n के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है तो x1 बार। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मान लीजिए आप एंट्रोपी ले रहे हैं तो एंट्रोपी का सिंबल S होता है। 1 के कंपोनेंट में स्टडी करना चाह रहे हैं तो S1 बार। यदि फ्री एनर्जी ले रहे हैं G तो G1 बार। x को रिप्लेस करके जिस भी थर्मोडायनामिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की स्टडी कर रहे हैं दैट x रिप्लेस्ड बाय
that extensive property. X may be replaced by H, heat content, H1 bar. If you replace by entropy, S1 bar. If you replace by Helmholtz free energy, G1 bar. All this thing. B1 बार वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लेना चाहते हैं, V1 बार हो जाएगा ये. तो ये लिखने के तरीके हैं. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज दैट यू राइट ए बार ओवर दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सिंबल ऑफ ओवर दैट एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी. तो दिस इज द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एक्सटेंसिव thermodynamic system. The next page. If we take the extensive property X as the volume of the system, यदि हम जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम X लिए थे उसके प्लेस पे यदि हम वॉल्यूम को चूज करते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं ऑफ द सिस्टम, देन डेल्टा V अपॉन डेल्टा N1 एट कांस्टेंट TP(N2) इज इक्वल टू B1 बार. इसको हम B1 बार लिखेंगे एंड इज कॉल्ड द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स फर्स्ट. B1 बार मीन्स पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स फर्स्ट. यदि S1 बार लिखेंगे तो पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ द कंपोनेंट फर्स्ट. यदि आप A1 बार लिखते हैं या तो G1 बार लिखते हैं तो पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट. यदि V2 बार लिखेंगे तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट 2. V3 बार का मतलब कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 3. ठीक है. यदि S2 लिखते हैं S2 बार तो पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ कंपोनेंट 2. दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द पार्शियल मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. In terms of partial molar properties, the equation 2 can be written as, equation 2 को हम लिख सकते हैं partial molar properties में, dx is equal to delta x upon delta t at constant t n1 n2 dt, delta x upon delta p at constant t n1 n2 dp. आप इक्वेशन 2 देख सकते हैं. इक्वेशन 2 यहाँ पे है. दिस द इक्वेशन 2. जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N1 है dN1, इसको हम लिख सकते हैं x1 बार बार dN1. ठीक है. और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N2 है तो x2 बार dN2. मैं इसको रिप्लेस करूंगा. इक्वेशन नंबर 4 हियर. डेल्टा टी, ठीक है, एट कांस्टेंट टी n1 n2 dt, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी एट कांस्टेंट टी n1 n2 dp प्लस x1 बार dN1 प्लस x2 बार dN2 प्लस xi बार dNi. जो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N1 एट कांस्टेंट TP N2 N3 Ni था उसको हम x1 बार लिख दिया और x2 बार मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा N2 है उसको हमने पुट कर दिया. तो इक्वेशन 2 से हम यदि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के रूप में लिखना हो तो इक्वेशन 2 कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 4. If the temperature pressure of the system remains constant, then dP is equal to 0, dt is equal to 0 and equation 4 becomes. If you take the temperature and pressure constant, then dP becomes 0 and dt becomes 0. And equation 4 can be written as such like dx at constant pt. Equation 5 देखिए, dx at constant pt means temperature and pressure are constant, that becomes 0. So you can say x1 bar dN1 plus x2 bar dN2 plus xi bar dNi. जो dt और dp का जो कंपोनेंट था वो 0 हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा? x1 बार dN1 प्लस x2 बार dN2 plus xi bar dNi. Equation number 5. It is clear from equation 3 that equation 3 से हम क्लियर कर सकते हैं कि partial molar quantity for a given system means the increase in an extensive property of it on account of addition of 1 mole of its respective constituents at constant temperature and pressure
एंड मोल्स ऑफ अदर सब्सटेंस रिमेनिंग कांस्टेंट। इसको डिफाइन किया गया, कैसे परिभाषित कर सकते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को, फिर सब सुनिएगा। पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ ए गिवन सिस्टम मीन्स द इंक्रीज इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द इंक्रीज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज की, ऑफ इट ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। यदि रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स का 1 मोल आप ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में कितना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज किया, उसी को हम कहते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लो N1 कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट्स है, यदि N1 का 1 मोल आप उस सिस्टम में ऐड कीजिए और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मेजर कीजिए कि कितना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज की, तो जितना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी उसी को हम कहेंगे पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपोनेंट फर्स्ट। आपने मान लीजिए 1 मोल ऐड किया कंस्टिट्यूएंट्स नंबर 1 का, उसका वॉल्यूम जो है 20 ml बढ़ गया, तो कहेंगे कि कंस्टिट्यूएंट्स 1 के रिस्पेक्ट में उसका पार्शियल मोलर वॉल्यूम जो है 20 ml है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। Partial molar quantity for a given system means the increase in an extensive property of it on account of addition of 1 mole of its respective constituents। इसके रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को 1 मोल ऐड करें तो कितना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज करती है, दैट अमाउंट आर नोन एज पार्शियल मोलर क्वांटिटी ऑफ दैट कंपोनेंट of the system at constant temperature, pressure and moles of other substance remaining constant। शर्त ये होनी चाहिए कि और टेम्परेचर, प्रेशर और जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके मोल्स को कांस्टेंट रखना है, और कोई चेंज आप सबको कांस्टेंट रखते हुए केवल जिसके रिस्पेक्ट में आपको स्टडी करना है उस कंस्टिट्यूएंट्स का 1 मोल ऐड कीजिए, देखिए कितना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज की, उसी को हम पार्शियल मोलर क्वांटिटी कहते हैं, और सब कांस्टेंट रहेंगे पैरामीटर्स। इन द सेम वे द चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मे बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। उसी तरह से हम इन द सेम वे वी कैन एक्सप्रेस ऑल अदर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एज फॉलो। ds at constant pt, here you take entropy in the place of extensive property x, x is replaced by entropy, yes, so ds as constant pt, temperature pressure constant है, you can write in that in same way you replace x1 bar by s1 bar in equation 5, x2 bar by s2 bar in equation number 5, so you can ds at constant pt is equal to s1 bar dn1 plus s2 bar dn2 प्लस SI बार DNI। इसी तरह से हम यदि H लेते हैं हीट कांटेंट, तो लिख सकते हैं कि DH एट कांस्टेंट PT इक्वल टू H1 बार DN1 प्लस H2 बार DN2 प्लस डॉट HI बार DNI। V लिखेंगे तो B1 बार DN1, B2 बार DN2, VI DNI। जो भी आप प्रॉपर्टी लेंगे उसको आप x को रिप्लेस करके लिख सकते हैं। वेयर S1 बार इक्वल टू क्या है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट। S2 बार क्या है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ कंपोनेंट 2। SI बार क्या है, पार्शियल मोलर एंट्रोपी ऑफ कंपोनेंट I। ओके, तो दिस इज द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंपोनेंट in the system, and this is the way of writing the partial molar property। S1 बार, S2 बार, V1 बार, B2 बार, उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के सिंबल को लिखिए और उसके बाद बार जो है एक सिंबल उसको रेज कर दीजिए, और जिस कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में निकालना है उसको 1 2 3 जो उसके रिस्पेक्ट में आप यू कैन राइट। तो दिस इज द वे ऑफ writing partial molar properties, and what is the partial molar properties and how can you represent by the equation. This is the way of representing the partial molar properties.
for the any extensive thermodynamic system. In the next page, similarly, for ith component in a system, partial molar internal energy, इसमें हम डिफरेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लिए हैं और डिफरेंट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को लेकर के कैसे हम लिखेंगे, दिस इज द गिवन इन दिस स्क्रीन, दिस पेज. पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी यदि लिखना है तो ई आई बार इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट पी टी एन वन एन टू. पार्शियल मोलर इंथैल्पी लिखना है तो एच आई बार इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट पी टी एन वन एन टू. पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी आपको यदि लिखना है तो जी आई बार इक्वल टू डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एन आई एट कांस्टेंट पी टी एन वन एन टू. Partial molar volume you can write as such B I bar is equal to delta B upon delta Ni at constant P T N1 N2. Partial molar work function A I bar is equal to delta A upon delta Ni at constant P T N1 N2. तो E I, H I, G, V, A, all these things are the extensive property, and this is the way of writing partial molar quantity in respect to these extensive thermodynamic properties. Next, here consequence of partial molar property concept. इसका consequences क्या है, क्या results है, क्या इसके benefit है. तो here you can see from the thermodynamics we know that H is equal to E plus PV. This is the very important relation in thermodynamics. Heat content H is equal to E plus PV. E is the internal energy and P and V, P is the pressure, V is the volume. So H is equal to E plus PV. This is the very important relation. Differentiating above equation with respect to Ni, keeping P, T, N1, N2 constant. हम H को Ni के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं at constant all these things. You get delta H upon delta Ni at constant T P N1 N2. आप देख सकते हैं yep, delta H upon delta Ni at constant T P N1 N2 is equal to E के रिस्पेक्ट में delta E upon delta Ni at constant T P N1 Ni प्लस पी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एन आई पी टी एन वन एन टू. इसमें आप लोग ये पता है कितने लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं. हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सुनाई पड़ रही है. मैथमेटिक्स के कितने लोग, नाम बता दीजिए. मैथ से है सर हम अशोक और सुनील कुमार गुप्ता सर. और बस दो ही लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं. जी सर, मैं प्रीति सिंह भी मैथ से भी है. और बताइए, तो मैथमेटिक्स में आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो उसमें अप्लाई किया जाता है ये. ठीक है, विजुअल है कि नहीं स्क्रीन? हेलो, विजुअल नहीं है स्क्रीन सर. एक सेकंड बन जाना पड़ेगा. एक सेकंड रुकिए. आप बताइए. जी सर, विजुअल है. ये मैं डिफरेंशिएट किया हूँ. मैथमेटिक्स लोग समझ रहे होंगे, जिनको समझ में ना आए अपने मित्रों से समझ लीजिएगा. अब यहाँ मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा सकता हूँ. तो एन आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है.
delta H upon delta Ni at constant Tp N1 N2, delta E upon delta Ni at constant Tp N1 N2 Ni, and P into delta V upon delta Ni at constant Pt N1 N2. तो delta H upon delta Ni at constant Tp N1 N2 हम क्या लिख सकते हैं, HI बार, और डेल्टा ई अपान डेल्टा एन आई को हम लिख सकते हैं ई आई बार, और डेल्टा बी अपान डेल्टा एन आई को लिख सकते हैं वी आई बार. तो दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एच आई बार इज इक्वल टू ई आई बार प्लस पी बी आई बार. ओके, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पार्शियल मोलर क्वांटिटीज हियर. Similarly, in case of other extensive properties for ith component, that is A is equal to E minus Ts. A is equal to E minus Ts is the Helmholtz free energy. It is very important relation. So you can convert it into partial molar properties as AI bar is equal to EI bar minus TSI bar. And also in case of G is equal to H minus Ts, this is the most important thermodynamics equation. इसको लिख सकते हैं GI bar is equal to HI bar minus TSI bar. So this is the result, this is the benefit of this partial molar quantity. कि जो थर्मोडायनामिक्स में जो स्टैंडर्ड रिलेशन थे उसको हम पार्शियल मोलर क्वांटिटी के रूप में भी लिख सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. ओके, इक्वेशन नंबर 3, पेज नंबर 4 यहाँ देखिए. The partial molar free energy GI bar is generally indicated by mu. अभी आप जो है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी GI बार निकाले हैं. GI बार इज इक्वल टू HI बार प्लस PBI बार सभी कैलकुलेट किए हैं. तो व्हाट इज दिस? GI बार इज जनरली इंडिकेटेड बाय म्यू व्हिच इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल. जो पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है इसको हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं. सो केमिकल पोटेंशियल फॉर ith कंपोनेंट इज म्यू आई इज इक्वल टू HI बार माइनस TSI बार. जो आप GI बार वहां लिखे थे तो GI बार मीन्स पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी. तो दैट पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल एंड दैट रिप्लेस बाय म्यू आई. केमिकल पोटेंशियल रिप्रेजेंट बाय म्यू आई. तो म्यू आई इज इक्वल टू HI बार माइनस TSI बार. Thus a chemical potential is defined by Willard Gibbs as the partial molar Gibbs free energy of a constituents in a mixture at constant temperature and pressure is known as chemical potential. So this is the definition of the chemical potential. The partial molar Gibbs free energy of a constituents in a mixture at constant temperature and pressure is known as chemical potential. किसी भी सिस्टम में उसमें डिफरेंट उस मिक्सचर में किसी सिस्टम के मिक्सचर में कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को कहते हैं हम केमिकल पोटेंशियल. यदि हम पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी कंपोनेंट में रिस्पेक्ट में तो उसको हम केमिकल पोटेंशियल कहते हैं. यू कैन से इन सिंपली वे that partial molar Gibbs free energy are known as chemical potential. तो chemical potential mu is equal to delta G upon delta Ni at constant P T N1 into Ni. So this is the partial molar quantity and the idea about the chemical potential. Introduction about the chemical potential. Chemical potential is nothing but you can say chemical potential is partial molar Gibbs free energy. Okay, next as we know that from equation 5 आप देख सकते हैं from equation 5 से a given thermodynamic property x dx at constant pt is equal to x1 bar dn1 plus x2 bar dn2 plus xi bar dni. आप इक्वेशन 5 देख सकते हैं उसमें dx as constant pt is equal to x1 bar dn1 plus x2 bar dn2 ये आप इक्वेशन 5 लिखा हुआ है. ऑन इंटीग्रेशन वी गेट. अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. जब इंटीग्रेट करेंगे तो मैथमेटिक्स के बच्चे समझ रहे होंगे, बायोलॉजी वालों को मैं बता दूं कि dx जब इंटीग्रेट करते हैं तो सिंपली x हो जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x.
इंटीग्रेशन ऑफ टी इक्वल टू टी, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो x एट कांस्टेंट पी टी इक्वल टू x1 बार n1, dn1 का n1 हो जाएगा और dn2 का जो है n2 हो जाएगा। सिंपली दिस इज द लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। x1 बार n1 प्लस x2 बार n2 प्लस xi बार ni, इसको हम लिख सकते हैं x एट कांस्टेंट पी टी इक्वल टू समेशन ऑफ ni xi बार, x1 n1 x2 n2 प्लस x3 n3 प्लस x4 n4 xi ni को हम समेशन ऑफ लिखते हैं। समेशन मीन्स सबका योग है, समेशन ऑफ ni xi बार, वेयर हेंस E इक्वल टू समेशन ऑफ ni ei बार, h इक्वल टू समेशन ऑफ ni hi बार भी लिख सकते हैं। यदि x को रिप्लेस करें आप अदर एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से, E को लिख सकते हैं समेशन ऑफ ni ei बार, h को लिख h इक्वल टू समेशन ऑफ ni hi बार, s इक्वल टू समेशन ऑफ ni si बार, a इक्वल टू समेशन ऑफ ni ai बार एंड g इक्वल टू समेशन ऑफ ni gi and b equal to summation of ni di bar. Simply what you can say in this equation, x is replaced by the other extensive thermodynamic property. So this is the way of representing in the terms of chemical potential, in terms of partial quantity, the other thermodynamic extensive properties. Here, the next page. If the system containing only one component I, then xpt is equal to ni xi bar or xi is equal to x at constant pt upon ni. यदि सिस्टम में केवल एक कंपोनेंट I हो तो हम उसको लिख सकते हैं xpt is equal to ni xi bar, x1 x2 x3 कोई नहीं है, केवल xi कंपोनेंट है, तो सिंपली xpt is equal to ni xi bar, और इस इक्वेशन से xi बार इक्वल टू xpt अपॉन ni। उसी तरह से यदि xi रिप्लेस बाय vi तो vi इक्वल टू vi अपॉन ni। यदि इफ x रिप्लेस बाय e तो इट इज यू कैन राइट ei बार इक्वल टू e अपॉन ni। इफ रिप्लेस बाय s यू कैन राइट si बार इक्वल टू s अपॉन ni। Thus the partial molar properties are intensive property, they do not depend on the साइज मास ऑफ द सिस्टम। एक एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं इसमें कहीं मास की क्वांटिटी की बात नहीं की गई है, तो जो आपके पार्शियल मोलर क्वांटिटी होता है दैट इज द इंटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सिस्टम। ओके, एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया हूं, एग्जांपल ऑफ पार्शियल मोलर वॉल्यूम, और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इसको मैं आपको रीड कर रहा हूं। When 1 mole of water is added, इसको समझिएगा, when 1 mole of water is added to a large volume of water at 25 degrees centigrade, the volume increases by 18 centimeter cube. Thus the molar volume of pure water would be reported as 18 centimeter cube mole inverse. कह रही कोई मान लीजिए कोई लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर का है, उसमें आप 1 मोल वाटर ऐड कर दीजिए और टोटल वॉल्यूम यदि 18 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर जाता है तो 10 द मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर वुड बी रिपोर्टेड एज 18 सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। अब आगे देखिए, हाउएवर एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर to a large volume of pure ethanol results in an increase in volume of only 14 centimeter cube. यदि मान लीजिए इथेनॉल का कोई सॉल्यूशंस है, उसमें आप 1 मोल वाटर ऐड कर रहे हैं और उस केस में यदि 14 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल का वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो हम क्या कहेंगे, द रीजन दैट द इंक्रीज इन डिफरेंट इज दैट, ऐसा माल उसमें 18 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज किया, इथेनॉल के केस में केवल 14 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करा, ये डिफरेंस क्यों है? तो द रीजन दैट द इंक्रीज इन डिफरेंट इज दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए गिवन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द आइडेंटिटी ऑफ द सराउंडिंग वॉल्यूम्स
the value 14 centimeter cube is said to be the partial molar volume of water in ethanol. यदि इथेनॉल का 14 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है तो आप कह सकते हैं कि द पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इथेनॉल, इथेनॉल में वाटर का पार्शियल मोलर वॉल्यूम 14 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब कि इथेनॉल सॉल्यूशन में यदि आप 1 मोल वाटर ऐड कर रहे हैं तो इथेनॉल का जो आयतन है 14 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर जा रहा है। इसको हम कहेंगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इथेनॉल। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ओके, और मैं next topic, I want to discuss next topic. It is very important topics. Gibbs given equation. This is a very important topic in the thermodynamics. What is the Gibbs given equation? Let us suppose F is the completely determined by the state of the system. Example: temperature, pressure, and amount of the various constituents present. Thus, extensive property F may be represented as. मैं आपको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज में जो एक्सप्लेन किया हूं उसी का पोर्शन है कि हियर F is the any extensive properties and that depend on the temperature, pressure, N1, N2, Ni, etc. Equation number 1. By partial differentiation we get in the same way in the partial property dF is equal to delta F upon delta T at constant P N1 N2 dt plus delta F upon delta P at constant T N1 N1 N2 dP plus mu1 dN1 plus mu2 dN2 plus mu y dNi इक्वेशन नंबर 2। जो डेल्टा F अपान डेल्टा N1 था उसको हम mu1 लिखा, डेल्टा F अपान डेल्टा N2 को हमने mu2 लिख दिया डायरेक्ट, और डेल्टा F अपान डेल्टा Ni को हमने mu y dNi लिख दिया। उसमें भी आपको मैं बताया था इन द प्रीवियस टॉपिक पार्शियल मोलर क्वांटिटी में। व्हेन सिस्टम इज क्लोज्ड सिस्टम, यदि सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है then there is no change in the number of moles of the various substance present, then dN1 and dN2 becomes 0। ठीक है, यदि क्लोज्ड सिस्टम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज नहीं करेंगे, तो dN1 dN2 becomes 0 and that equation 2 changes in such form dF is equal to delta F upon delta T at constant Pn. N means N1 N2 Ni dt plus delta F upon delta P at constant Pn dP. Another portion, for example, mu1 dN1, mu2 dN2, mu y dN becomes 0 because dN1 is 0, dN2 is 0 and dNi is 0 because this system is a closed system. The equation 2 changes in the equation 3 as such. But by thermodynamics law we know that thermodynamics very important relation dF is equal to V dP minus S dt. It is very important relation in the thermodynamics. dF is equal to V dP minus S dt. Comparing equation 3 and 4, इक्वेशन 3 और 4 को आप कंपेयर कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 एंड 4, लेफ्ट हैंड साइड में dF है 3 में भी और 4 में भी, राइट हैंड साइड में है 3 के डेल्टा F अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट Pn, और इसमें माइनस S dt है। तो जो dt का कोफिशिएंट और dP का कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे हम। यहाँ पे कंपेयर जब करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ dt एंड dP इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 becomes equal and we find here delta F upon delta T at constant Pn is equal to minus S। इसमें dt का कोफिशिएंट S है और इक्वेशन 3 में dt का कोफिशिएंट डेल्टा F upon डेल्टा T at constant Pn है, तो दोनों इक्वल हो गया। डेल्टा F upon डेल्टा T at constant Pn is equal to minus S। इसी तरह dP का कोफिशिएंट आप कंपेयर कर दीजिए इक्वेशन 3 और 4 में, तो यू गेट डेल्टा F upon डेल्टा P at constant Tn is equal to V। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 आप देख सकते हैं यहीं पे है कि डेल्टा F अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट P N1 N2, तो इसके जगह माइनस S हो जाएगा और डेल्टा E अपॉन डेल्टा P के V हो जाएगा। तो दिस इक्वेशन
changes into in the form as such. You can see here df is equal to minus s dt, जो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट टीपीएन था, दैट रिप्लेस बाय माइनस एस डी टी प्लस डी वी डी पी प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस म्यू आई डी एन आई, इक्वेशन 5। आप इक्वेशन 2 को देख सकते हैं। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट देन डी टी इज इक्वल टू 0 एंड डी पी इज इक्वल टू 0। इसमें यदि टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए तो डी टी बिकम्स 0। मैथमेटिक्स के बच्चे समझते हैं, लेकिन बायोलॉजी के बच्चों को मैं बता दूं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को जो आप डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ये मैथमेटिक्स वालों सब समझ लीजिएगा कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट गिव्स द 0 वैल्यू। तो हियर टी इज कांस्टेंट, पी इज आल्सो कांस्टेंट, सो dt is also constant and vdp becomes also constant. So we get df at constant tp is equal to mu1 dn1 plus mu2 dn2 plus mu I dni, इक्वेशन नंबर 6। इसमें dt 0 हो गया और dp भी 0 हो गया। विजिबल है कि नहीं स्क्रीन सुनील जी? हेलो सर, विजिबल नहीं है सर। अरे यार थोड़ा अभी लेट हो जाता है। एक सेकेंड। हो रहा है एक सेकंड रुकिए, आप बताइए। यस हाँ आप सर विजिबल। ठीक है, चलो लास्ट पे जाइए। तो इफ dt becomes 0, dp becomes 0, तो दिस इक्वेशन 5 चेंज इनटू df एट कांस्टेंट tp इज इक्वल टू mu1 dn1 प्लस mu2 dn2 mu I dni। आप इक्वेशन 5 में देखिए dt 0 और dp 0 हो गया। मैं ये बता रहा था कि जो बायोलॉजी ग्राउंड के बच्चे हैं कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो t और p जब कांस्टेंट आपने सपोज कर लिया तो dt becomes 0 and dp becomes 0. So this quantity minus s dt and vdp becomes 0. You find from here df at constant tp is equal to mu1 dn1 plus mu2 dn2 plus mu I dn is equal to इक्वेशन नंबर 6। अब हम करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग दिस एबव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन 6 को हम इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो जब किसी भी डिफरेंशियल को इंटीग्रेट करते हैं तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन मिल करके कैंसिल हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट क्वांटिटी मिल जाएगी। तो इफ यू इंटीग्रेट द df यू फाइंड द f इज इक्वल टू mu1 n1 dn1 का n1 मिलेगा आपको, mu2 dn2 का n2 हो जाएगा और dni का ni हो जाएगा। जब dni को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ni आपको मिलेगा। तो हियर फाइनली f इज इक्वल टू mu1 n1 प्लस mu2 n2 प्लस mu I ni। अगेन ऑन कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ द एबव इक्वेशन गिव्स। अब इस इक्वेशन को मैं अगेन डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, इसी को जस्ट ऊपर वाले को। तो df एट कांस्टेंट tp इक्वल टू, अब देखिए mu1 और n1 को जो डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जब दो क्वांटिटी होती है तो उसमें होता है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट। तो ये mu1 n1 है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप तो mu1 dn1 प्लस n1 d mu1 यहां से आपको मिलेगा। mu2 n2 में क्या होगा कि mu2 dn2 प्लस n2 d mu2, और mu I ni में mu I dni प्लस ni d mu I।
तो हम dn1 dn2 dni को एक जगह रखेंगे और d म्यू y को एक जगह ब्रैकेट में, यहाँ देख सकते हैं आप। तो df एट कांस्टेंट टीपी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 7 में μ1 dn1 μ2 dn2 प्लस म्यू y dni और d म्यू y को एक साथ रख लिया हमने, n1 d म्यू y प्लस n2 d म्यू 2 प्लस ni d म्यू y, इक्वेशन नंबर 7। अगेन कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7। अब हम इक्वेशन 6 आप देख रहे होंगे और 7 दोनों दिख रहा होगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। D6 में क्या है, df एट कांस्टेंट टीपी, और 7 में भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में df एट कांस्टेंट टीपी। यू कंपेयर द इक्वेशन 6 एंड 7। तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 6 में है राइट साइड में μn dn1 प्लस μ2 dn2 म्यू y dni, यहाँ भी है μn dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस म्यू y dni। और इक्वेशन 7 देखिए n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस ni d म्यू y। तो इक्वेशन 6 में जो μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस म्यू y dni था, वो इक्वेशन 7 के μ1 dn1 μ2 dn2 म्यू y dni से इक्वल हो गया। लेकिन जो इक्वेशन 7 का पोर्शन प्लस पोर्शन, नेक्स्ट प्लस पोर्शन है n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस ni d म्यू y, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए कि इक्वेशन 6 में 0 है μ1 dn1 μ2 dn2 म्यू y dni के अतिरिक्त। तो दिस पोर्शन बिकम्स 0, यू गेट n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस ni d म्यू इक्वल टू 0। यही हम प्राप्त करना चाह रहे थे, n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस ni d म्यू इक्वल टू 0। फिर इसको बता दूं कि इक्वेशन 6 और 7 को जब कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन 6 में μn dn1 μ2 dn2 म्यू y dni, 7 में भी है μn dn1 μ2 dn2 म्यू y dni, दोनों इक्वल हो गया। लेकिन 7 में जो प्लस पोर्शन था n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस ni d म्यू y, इक्वेशन 6 में नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर समेशन ऑफ ni d म्यू i, n1 d μ1 n2 d μ2 n3 d μ3 लिख रहे हैं, तो उसको समेशन ऑफ ni d म्यू i लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो द एबव इक्वेशन 8 इज द वन फॉर्म ऑफ गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन। इसी को हम गिब्स-ड्यूहेम इक्वेशन कहते हैं, विच कैन बी अप्लाइड टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो किसी भी सिस्टम पर जिसका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है उस पर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 प्लस ni d म्यू y इक्वल टू 0, ये आपके एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए। इसी को हम कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। Similarly, if extensive property takes as free energy as g, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम g चूज करते हैं यहाँ पे, देन फ्रॉम इक्वेशन 6 we may obtain dg एट कांस्टेंट tp। इक्वेशन 6 में देखिए जो f है उसको हम g से रिप्लेस करते हैं यदि, तो dg एट कांस्टेंट tp इक्वल टू μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस म्यू y dn इक्वेशन नंबर 9। If system is a binary system, then from equation 8 we get, यदि बाइनरी सिस्टम हो, बाइनरी सिस्टम का मतलब द सिस्टम इन विच ओनली 2 कंपोनेंट्स 1 और 2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n1 d μ1 प्लस n2 d μ2 इक्वल टू 0। वहाँ dni नहीं, dni मीन्स एक कंपोनेंट था, इन दिस सिस्टम देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स 1 and 2। तो from the help of that equation 8 you can write n1 d μ1 plus n2 d μ2 equal to 0, or d μ1 equal to from this relation minus n2 upon n1। देखिए यहाँ पे उधर आप राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस n2 upon n1 d μ2 आपको मिला, d μ1 equal to equation 10। Equation 10 shows that variation in chemical potential of one component affects the value for the other components as well। ये रिलेशन क्या शो करता है, यदि कंपोनेंट में किसी एक कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल आप चेंज करेंगे
तो वो दूसरे कंपोनेंट के केमिकल पोटेंशियल को भी प्रभावित करेगा, उसको अफेक्ट करेगा। दस इफ डी म्यू1 इज पॉजिटिव, डी म्यू1 पॉजिटिव है, दैट इज इफ म्यू1 इंक्रीजेज, डी म्यू1 पॉजिटिव का मतलब कि म्यू1 इंक्रीजेज, देन डी म्यू2 मस्ट बी नेगेटिव, दैट इज म्यू2 मस्ट बी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। ये रिलेशन सब देख सकते हैं क्वेश्चन 10 से। यदि आपका डी म्यू1 पॉजिटिव है, मीन्स म्यू1 पॉजिटिव है, तो आपका डी म्यू2 मीन्स म्यू2 नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि यदि कंपोनेंट फर्स्ट का यदि केमिकल पोटेंशियल आप इंक्रीज करेंगे तो कंपोनेंट 2 का केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ओके, तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द गिब्स-ड्यूहम इक्वेशन एंड केमिकल पोटेंशियल। तो दिस इज द आइडिया अबाउट द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, chemical potential and Gibbs-Duhem equation, which is very important in your syllabus and in the thermodynamics. Okay, इसमें किसी और को किसी कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं कभी भी विदाउट एनी स्टेशन। ओके, तो आई एम गोइंग टू फिनिश हियर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर।